वेरिएबल मास सिस्टम, तो एक रॉकेट वाली प्रॉब्लम इसमें होती है जो अब की बार आ गई मेंस में। ठीक है ना? तो आप चाहो तो केवल रॉकेट का फार्मूला याद कर लो जैसा नॉर्मली किया जाता है। ठीक है? और लेकिन आप पूरा ही समझना चाहते हैं कि कभी और भी कुछ वेरिएबल मास का आ जाए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे जाके, आगे क्वेश्चन में भी बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि अभी हम कई बच्चों का F=ma में दिक्कत है, तो फिर m भी बदल रहा है। ठीक है? तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है? बट जो चाहते हैं डेरिवेशन समझना वो पूरा समझ भी सकते हैं अभी इस स्टेज पर इसको। ठीक है? क्योंकि कैलकुलस हमने बहुत पढ़ ली है, बहुत ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, इसलिए हम ये सब समझ जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो क्या कह रहा हूँ कि मान लो एक एम मास है, फिर मैं आपको इसका एक वो बता दूंगा, आपको बार बार ये डिराइव करना ही नहीं पड़ेगा, फिर एक सीधा सा एक फंडा निकल के आएगा, वो आप याद रख लें तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है? ये बार बार हमको ये थोड़ी नहीं करना है, अब ये एक बार मैं कर रहा हूँ, बार बार हर क्वेश्चन में ना करना पड़े, इसलिए मैं वो आपको चीज़ निकाल के बता। ठीक है? देखो आपका एम मास था, वेलोसिटी वी वेक्टर से जा रहा था ये। अब इसमें से कुछ मास सेपरेट हो गया बेटा, मान लो डीएम मास सेपरेट हो गया, और ये वी रिलेटिव, फिर वही ले रहा हूँ मैं हमेशा, क्या लेता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिटैच्ड मास डीएम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर डिटैचमेंट। ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, आशीष जांगड़ी कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। ओके। तो आपका एम मास था, वी वेक्टर से जा रहा था, और आपने इसमें से कुछ मास डिटैच हो गया, एम माइनस डी एम रह गया है। तो कह रहे हैं कि डिटैच मास की रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, वी रिलेटिव वेक्टर है। ठीक है? वी रिलेटिव ध्यान से समझ लें, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिटैच मास डी एम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर डिटैचमेंट। ठीक है? अब ये लॉ है आपका, देखो मास कांस्टेंट होता है, तो अब तक ये बन गया था आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। मैंने तब भी बोला था ओरिजिनल लॉ ये है कि सिस्टम पर, क्योंकि हमने निकाला था ना बिल्कुल सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हुए पूरा, कि पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है? अब इसमें से मास आपका कांस्टेंट होता है, तो वो एम ए वेक्टर आप लिख देते थे। ठीक है? नहीं, ओरिजिनल ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स। ठीक है? तो इसको आप dt को इधर ले गए, बट अपने मास वेरिएबल होते ही नहीं थे, तो हमें कभी पता नहीं पड़ता था ये चीज, बट अब तो इसी से करना पड़ेगा, कि ये हो रहा है कि मास ही तो चेंज हो रहा है, F=ma कैसे लगाएं इसको? ठीक है? अब क्या लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उससे हम करेंगे। तो dt को इधर ले गए, तो समीशन एफ एक्सटर्नल dt इज इक्वल टू dp वेक्टर आ गया। ठीक है? तो मतलब इसको मैंने नेट एक्सटर्नल फोर्स को एफ एक्सटर्नल बोल दिया, तो एफ एक्सटर्नल वेक्टर डी टी इज इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम। ठीक है? पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, ये बिल्कुल वहीं से आ रहा है जो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हमने निकाल भी लिया ना, पूरे पार्टिकल के लिए न्यूटन ने डिफाइन किया था, फिर मोमेंटम वाले चैप्टर में हमने निकाला। ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फिर dt को इधर ले गया। ठीक है? तो समीशन एफ एक्सटर्नल dt इक्वल टू dp वेक्टर आ गया, dp वेक्टर को क्या लिख दिया, p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। ठीक है? तो p फाइनल कितना आ गया, p फाइनल आ गया m माइनस डी एम, और वेलोसिटी आ गई v वेक्टर प्लस dv वेक्टर। ठीक है? v वेक्टर प्लस dv वेक्टर आ गई। पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखना बेटा, जनरल रूल है, इसमें कोई मैंने कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है ना? ये एकदम वैलिड है कि इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो एफ एक्सटर्नल dt कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है? तो फाइनल मोमेंटम मतलब इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम, तो लिख दो आप। इसकी मास मैंने मान लिया v वेक्टर है, तो डिटैच हुआ, उसके बाद इसकी वेलोसिटी लेट से v वेक्टर प्लस dv वेक्टर हो जाती है। dv वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? बस जस्ट मैंने इंक्रीमेंट लिख दिया, उसमें dv वेक्टर हो सकता है नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी। ठीक है? उससे मतलब नहीं है। ठीक है? तो m माइनस एम इज इक्वल टू वी वेक्टर प्लस dv वेक्टर प्लस dm। तो इसकी वेलोसिटी dm की क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में v रिलेटिव है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, v रिलेटिव प्लस v प्लस dv। ठीक है? तो ये फाइनल मोमेंटम क्लियर है आपको इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम हाँ। का फाइनल मोमेंटम आपको क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी को? पहले मैंने इसका लिख दिया, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है।
बट अब ये प्रोसेस ना करनी पड़े इसलिए अभी यहाँ पे कर रहे हैं पूरा। नहीं तो बार बार आप ये वेरिएबल मास सिस्टम में अगर हर बार इस इक्वेशन से जाने लग गया तो यही करोगे आप, और कंक्लूजन उसी पर पहुंचोगे बार बार जो मैं निकालूंगा। तो उसकी बजाय उसको एक डायरेक्ट याद ही रख लो ना उस चीज को, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे डीएम माइनस एम वी वैक्टर, तो इसको मैंने और अंदर ले गया इसको, तो कट जाएगा, देखो डीएम वी वैक्टर कट गया। ये क्या बनेगा, एम वी एम डी वी वैक्टर प्लस डी एम वी रिलेटिव वैक्टर, एम वी वैक्टर भी कट जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है, तो डी टी को आप क्या करोगे, आप इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और फिर डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। देखो ऐसा ही दिखेगा कि एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव वैक्टर माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू डी वी वैक्टर बाई टू। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये रिलेशन वैलिड है, ठीक है। तो ये बहुत ही जाना पहचाना रिलेशन आ गया बेटा, बस ये टर्म मुझे एक्स्ट्रा दिख रही है इसमें, देख रहे हो, ये टर्म मुझे एक्स्ट्रा दिख रही है, बाकी तो वही है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए वैक्टर। तो अगर मास डिटैच हो रहा है तो एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, जो डीएम मास अगर डिटैच हो रहा है एट एनी इंस्टेंट टी, तो एट एनी इंस्टेंट टी हमें क्या करना है, आपके सारे एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, बस उसके साथ एक फोर्स और ऐड कर दो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, ठीक है ना। इसको मैं क्या कहता हूँ, थ्रस्ट फोर्स कहता हूँ। जैसे आप सुडो फोर्स नहीं लगाते थे जब आप एक वेरिएबल एक्सलरेशन वाले ऑब्जर्वर से देखते थे, मतलब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से देखते थे, तो रियल फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और ऐड कर देते थे। तो ऐसा ही ये फोर्स, एक ऐसी ही एक ट्रिक आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस थ्रस्ट फोर्स इन दिस केस विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव वेक्टर, क्यों, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स क्या होगी आपकी, वी रिलेटिव के अपोजिट होगी। देखो ध्यान रखना, ये कोई डीएम बाई डी टी या नेगेटिव नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे माइनस डीएम ले चुका था, मास को अलग ही कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा वेक्टर में डीएम बाई डी टी पॉजिटिव है और डायरेक्शन इसकी क्या आ रही है, वी रिलेटिव के अपोजिट आ रही है, ठीक है। तो एक जो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स है वो आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि जब मास डिटैच हो रहा है तो सिस्टम पे थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिटैच पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो रॉकेट से जब आपकी गैसेस अलग होती हैं, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में गैसेस जाती हैं पीछे की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगता है, तो रॉकेट आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। वही चीज है। और मैग्नीट्यूड क्या है, देखो डायरेक्शन अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन क्लियर हो गई है थ्रस्ट फोर्स की, जब मास अलग हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल लेंगे, वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, बस बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। सिस्टम पर सारे रियल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस लगाओ, और अगर मास कम हो रहा है उसका तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और ऐड कर दो। डायरेक्शन कैसे देखनी है, एक्स्ट्रा फोर्स जो ऐड करोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिटैच पार्टिकल के अपोजिट लगा देना है इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना देखोगे थ्रस्ट फोर्स का, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। बात क्लियर है सबको एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल सा डेरिवेशन आप ध्यान से गहराई से समझोगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाता है, ठीक है। बट याद तो सबको रखना है कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, कैसे लगाना है, जब पार्टिकल सिस्टम से डिटैच हो रहा है तब, ठीक है।